नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज दोस्तों यहाँ पे हम सामान्य ज्ञान का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न की एक सीरीज़ है जिसे देखेंगे और आगामी परीक्षाओं में यह काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो यदि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए रहेंगे और इसका सही विकल्प आप लोग बताइएगा। 10 सेकंड के अंदर का आप लोग जो है इसका सही आंसर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं वनोन्मूलन इसका सही विकल्प होगा। और पारिस्थितिक असंतुलन देखिए मरुस्थलीकरण से भी होता है, वर्षा की परिवर्तनता से भी होता है, बाढ़ व अकाल से भी होता है, लेकिन ये तीनों घटित होते हैं सिर्फ वनोन्मूलन से। अगर वनोन्मूलन होता है तो ये बाढ़ और अकाल भी आता है, मरुस्थलीकरण भी हो जाएगा और वर्षा की परिवर्तनीयता भी हो जाएगी। अतः विकल्प ए में अन्य तीनों समाहित हैं, इसलिए विकल्प ए इसका सही विकल्प होगा। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो बताइएगा इसका सही विकल्प कौन है? सही विकल्प होगा फाइकोसाइनिन। यह वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सबसे अच्छा स्रोत हो जल विद्युत, क्योंकि इससे कुछ भी हानि नहीं होती है पर्यावरण में। और बाकी कोयला से देखें तो इससे भी प्रदूषण फैलता है, खनिज तेल गैस से इससे भी कुछ न कुछ प्रदूषण फैलता है, परमाणु ऊर्जा से भी वातावरण में कुछ प्रदूषण फैलता है। तो जल विद्युत से कोई प्रदूषण विशेष नहीं फैलता है, अतः यह सबसे अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताइएगा सही विकल्प कौन सा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, तीनों हरित गृह गैस हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। अतः सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? सही विकल्प ऑप्शन ए निछालक कहते हैं उसे। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी से कहा जाता है एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर डी सही है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो सही विकल्प होगा वाटसन एवं क्रिक। आप जानते हैं डबल हेलिक्स मॉडल कुछ इस तरीके का मॉडल बनता है, उसका फिगर इस तरह बनता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत एवं गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो बताइएगा माता के द्वारा होता है या पिता द्वारा या माता पिता दोनों द्वारा या पिता का पिता या माता का माता के जो है गुणसूत्र द्वारा होता है? तो सही विकल्प इसमें कौन होगा बताइएगा। तो सही विकल्प होगा पिता, क्योंकि माता में हमेशा यक्स और यक्स पाए जाते हैं गुणसूत्र और पिता में यक्स और वाई। तो ये यक्स और वाई इसमें डिफरेंट है पिता में, तो यही जो है डिटरमाइन करता है कि कौन सा सेक्स होगा बच्चे का। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? सही विकल्प होगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इससे शिशु के
पिता का हमें पता चलता है। जब भी कोई विवाद होता है या क्रिमिनल मैटर होता है, कुछ भी इस तरह का घटनाएं होती हैं, तो पता करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सहारा लिया जाता है। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा सही विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं माता और पिता की भी पहचान अभी पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं डीएनए द्वारा होती है, और चोर की पहचान होती है फिंगरप्रिंटिंग से, बलात्कारी की भी पहचान इससे होती है। अतः उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो अवशेषी अंग वे होते हैं जिनका उपयोग नहीं अब होता है, उन अंगों का उपयोग वर्तमान में नहीं हो, उन्हें अवशेषी अंग कहा जाता है। तो बताइएगा इसमें सही विकल्प कौन है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो ये निकटेटिंग जो पर्दा दिया है, यह अवशेषी अंग होता है। करड़ाव मांसपेशियाँ ये भी अवशेषी अंग हैं, और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ये भी है हमारा अवशेषी अंग। सामने वाले दांत ये अवशेषी अंग नहीं है क्योंकि इनका उपयोग होता है, और बाकी ये जो तीनों चीज़ें हैं इनका वर्तमान में कोई विशेष यूज नहीं है, इसलिए ये अवशेषी अंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है, तो कौन सी मछली है बताइएगा आप लोग। जिसका सही विकल्प होगा गैम्बूसिया। जब भी तालाबों या जहाँ भी पानी इकट्ठा हो वहाँ पर यदि मच्छरों को नियंत्रित करने का उपाय ढूंढा जाता है, तो यहाँ पे गैम्बूसिया जो है मछली वहाँ पे डाल दी जाती है। गैम्बूसिया मछली मच्छरों पर नियंत्रण कर देती है। पहला क्लोन पशु डाली कौन सा पशु था? तो पहला क्लोन पशु डाली कौन था बताइएगा। कुत्ता था, खरगोश था, बिल्ली था या भेड़ थी? तो यह एक भेड़ थी। पहली क्लोन पशु डाली एक भेड़ थी। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो विकल्प बताइएगा, चारों दिया गया है विकल्प, सही विकल्प कौन है? तो गिरगिट कई रंग बदल सकता है वर्णकीलवक के कारण। वर्णकीलवक उसके त्वचा पर पाए जाते हैं और उन्हीं की सहायता से वह एक ही घंटे में कई रंग बदल सकता है। ऐसा वह अपने रक्षा करने के लिए करता है। वह जिस भी वस्तु पर बैठता है वह जिस रंग की होती है उसी रंग का जो है अपने शरीर का कलर वह चेंज कर लेता है। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो बताइएगा इसका सही विकल्प कौन है। डूबने से हुई मृत्यु का पता इससे लगाया जाता है, तो ये होगा हमारा डायटम। डायटम से डूबी हुई वस्तु का हम पता लगाते हैं। डूबने से मृत्यु हुई है तो इस चीज़ का पता डायटम द्वारा लगाया जाता है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी? तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, इसका सही विकल्प होगा गैम्बूसिया। एक मछली है जो मच्छरों पर नियंत्रण करती है, कीटभक्षी मछली। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वाल्वुल निम्नलिखित में से क्या है? तो बताइएगा इसका सही विकल्प कौन होगा। तो फ्लाइंग फॉक्स एक चमगादड़ है जिसका मुख होता है लोमड़ी की तरह, इसलिए इसे फ्लाइंग फॉक्स कह दिया गया है, लेकिन यह एक चमगादड़ है। निम्न में से किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो बताइएगा सही विकल्प कौन सा होने वाला है। इसमें सही विकल्प होगा कॉकरोच और सिल्वर फिश। तो विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र मैं बता दूं वह होता है जिसमें नसों के द्वारा नहीं ब्लड उसमें फ्लो करता है, उसमें शरीर में ब्लड स्वतंत्र रूप से कहीं भी फैल सकता है, फैला रहता है, और इसमें नस नहीं फैली रहती हैं, शरीर में वेंस नहीं रहती हैं,
तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में उसी तरह का ब्लड परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो किस में संपन्न होता है अधिकांश भाग, बताइएगा। सही विकल्प होगा छोटी आंत। छोटी आंत के द्वारा ही ब्लड एब्जॉर्ब हो जाता है धीरे से वो, और ब्लड में पहुंच जाता है वो, और धीरे धीरे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। तो छोटी आंत से ही पहुंचता है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका सही विकल्प अभी पिछले ही क्वेश्चन हम लोग देखे, माफ़ करिएगा, ऑप्शन सी इसमें सही विकल्प होगा छोटी आंत। छोटी आंत से ही रक्त में तत्व पहुँचते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है तिल्ली, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है अस्थिमज्जा। तो बिल्कुल अस्थिमज्जा में होता है लाल रक्त का निर्माण। लाल रक्त कणों का निर्माण अस्थिमज्जा में ही होता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? सही विकल्प कौन सा होगा, बताइएगा। यहाँ पे WBC सही विकल्प होगा। व्हाइट ब्लड सेल्स इसे कहा जाता है, और कोई भी बीमारी हो, यह ऐसा सेल है जो लड़ने में सक्षम होता है। तो कोई भी वायरस या किसी भी प्रकार की जो है चीज़ें जब प्रवेश करती हैं शरीर में, तो WBC एक्टिव हो जाता है और रोकने में उसको मदद करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं जो होती हैं उनमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो अपोहन यानी डायलिसिस। डायलिसिस आप जानते हैं वृक्क के लिए होता है। वृक्क में जो है खून का जो है छनाई होता है, तो इसलिए वहाँ पे डायलिसिस होता है शुद्ध करने के लिए। तो यह किडनी से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्भाशय में शिशु का विकास हो रहा है यह जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है, या अल्ट्रासाउंड का, या फिर गामा किरणों का, या अल्ट्रावायलेट किरणों का? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग हम लोग करके शिशु के विकास के बारे में जानकारी ज्ञात करते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑप्शन ए है सोमेटोट्रोपिन, ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है इंटरफेरॉन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के गाय और भैंस में दूध की मात्रा को बढ़ाया जाता है, क्योंकि उनमें हार्मोन्स स्रावित होने लगता है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने से। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर को उत्तेजित करने से है? तो ऑप्शन ए है अवट ग्रंथि, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी है पीयूष ग्रंथि। तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रिनल भी कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि से कहा जाता है। और ये जो किडनी होती है उसके ऊपर होती है, इसका आकार होता है त्रिभुजाकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है दीर्घ अस्थि, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है तिल्ली। तो सही विकल्प कौन सा होगा, बताइएगा। तो यहाँ पे दीर्घ अस्थि इसका सही विकल्प होगा। लसिका कोशिकाएं दीर्घ अस्थि में बनती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्टेरॉल उत्पन्न करता है?
तो कौन सा ऐसा अंग है? ऑप्शन ए है आंत, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है फुफ्फुस, ऑप्शन डी है वृक्क। तो यह काम करता है लीवर। लीवर में वसा संचित रहता है और वो कोलेस्ट्रॉल में बदलता है, कोलेस्ट्रॉल उससे उत्पन्न करता है। तो ये यकृत है। और कभी कभी जब वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वह ब्लड फ्लो को प्रभावित करता है। इससे कभी कभी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? सही विकल्प होगा बृहदांत्र में। मानव शरीर में पुच्छ जो है वो बृहदांत्र में, यानी जो आंत का बड़ा भाग है उसमें होता है। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ऑप्शन ए है लैक्टोज, ऑप्शन बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी है माल्टोज, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो तुरंत ऊर्जा के लिए आप सभी जानते हैं ग्लूकोज होती है जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। जो धावक होते हैं, जो एथलीट होते हैं, वो इसका तुरंत प्रयोग करते हैं ऊर्जा पाने के लिए। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन किसमें है? उड़द में है या चना में है या फिर मटर में या सोयाबीन में? तो आप सभी जानते हैं इसका सही विकल्प कौन सा होने वाला है। इसका सही विकल्प होगा सोयाबीन। इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हाँ, इससे भी ज़्यादा मशरूम में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे मशरूम नहीं है, इसलिए सोयाबीन इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है वसा। तो विटामिन से हमें कोई एनर्जी दोस्तों नहीं मिलती है, बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इन सब से हमें कहीं कहीं एनर्जी मिलती है। विटामिन से बस हमारे शरीर की रक्षा होती है विभिन्न रोगों से लड़ने में, इसलिए यहाँ पे सबसे सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है गंधक, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है लोहा। तो शरीर की हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है बताइएगा? तो सही विकल्प होगा इसका पोटेशियम। पोटेशियम इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो यही लास्ट प्रश्न है। ठीक दोस्तों, यदि सीरीज आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सीरीज में।